खुदावंद का शुक्र उसके नाम की तारीफ़ हो, क्योंकि वही हमदो सितारिश और तारीफ़ के लायक है। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट पास्टर शकील अनवर आपको करवाने हम मांगी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तो खुदावंद के लोगों, हमारे मुल्क ने तरक्की की, मुल्क पाकिस्तान है, और मैं बताता चला जाऊँ कि बेशक इस कौम की तरक्की में हमारे मसीही नौजवान बेटों बेटियों का भी बहुत किरदार, और स्पेशल उन बुज़ुर्गों का भी किरदार है जिन्होंने गुज़श्ता सालों में बहुत सी खिदमात अंजाम दी मुल्क पाकिस्तान की तरक्की में। इसमें नौजवान शामिल हैं, इसमें हर उम्र के, हर तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले हमारी मसीही कौम के लोग शामिल हैं, और वो हमारे लिए हमारी कौम का फ़ख्र हैं, प्राइड ऑफ नेशन है। सो बेशक आज जिस शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ, ये भी प्राइड ऑफ नेशन है, और मुझे उम्मीद है कि उनसे मिलकर आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत सी मालूमाती बातें होंगी, इनकरेजमेंट मिलेगी, और बेशक आज की जितनी भी बातें हैं वो मोटिवेशनल भी होंगी, इंस्पायरेशनल भी होंगी, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। और बताता चला जाऊँ खुदावंद के लोगों इनकी शख्सियत के ताल्लुक़ से कि पाकिस्तान ए टीम की तरफ से इंग्लैंड के ख़िलाफ़ भी ये खेल चुके हैं। इसके अलावा ये लाइव थ्रू स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है तमाम पाकिस्तान के अंदर 2010 से लेकर अब 2020 तक खेलों के ज़रिए से नौजवान नस्ल में अपनी खिदमात अंजाम दे रही है। बहुत ही खूबसूरत शख्सियत है मोहतरम जनाब स्टीवन जॉन साहब। हम आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आई एम सो हैप्पी कि आपने वक्त दिया ताकि आज आपसे मुलाकात हो और आपसे गुफ्तगू की जाए, और आपकी गुफ्तगू से आज जितनी भी नाजरीन आइज़ैक टीवी देख रहे हैं वो आपसे बरकत पाएँ आपकी गुफ्तगू के ज़रिए से। गॉड ब्लेस यू वेरी मच। और मेरे लिए ऑनर की बात है कि आपने मुझे इन्वाइट किया, और मेरा ख्याल है कि बड़ा ही इनकरेजिंग होगा हम सब के लिए और हमारी ये गुफ्तगू। थैंक यू। जी जी, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अच्छा, सबसे पहले मैं भाई स्टीवन, मैं जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान ए टीम की जब मैं बात कर रहा था तो किस तरह से ये क्रिकेट में आने का ख्याल पैदा हुआ? किसी से इंस्पायर हुए आप, या शुरू से शौक़ था आपका? ये किस तरह से आप खेलों की तरफ जो है वो आए और ये मैच आपने खेले, इस ताल्लुक़ से भी ज़रूर बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। जैसे बाकी नौजवान हैं, बचपन से ही उनको शौक़ होता है, डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं उनके ज़हन में कि मैंने ये करना है, मैंने ये करना है। तो मेरे जो है कह लें कि खून में ही जो स्पोर्ट्स थी, शुरू से ही मैं बचपन से ही जो है ना सारी स्पोर्ट्स खेलता था। अगर मैं स्कूल लेवल की बात करूं तो स्कूल में मैं तकरीबन वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल और इवन के क्रिकेट उस वक्त नहीं था मैं खेलता, लेकिन बाकी स्पोर्ट्स को मैं खूब इंजॉय करता था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया 92 का वर्ल्ड कप, शायद आप सबको याद होगा। बिल्कुल, तो हम सब पाकिस्तानियों के लिए एक ज़बरदस्त दिन था जब हमने वर्ल्ड कप जीता। तो वो दिन था जब मैंने क्रिकेट को सीरियस लिया कि मैंने सोचा कि मैं क्रिकेट खेलूं तो शायद मैं भी पाकिस्तान के लिए खेल सकता हूं। तो वो दिन मैं आज भी मेरी ज़िंदगी में है जहां से मैंने क्रिकेट का आगाज़ किया। सही। तो उसके बाद फिर क्रिकेट मैंने प्रोफेशनली खेलना शुरू की। मैं इस्लामाबाद की नुमाइंदगी की, और मैं तकरीबन 11 सीज़न जो है मैं इस्लामाबाद के लिए खेला। ठीक है। 2 सीज़न मैं कोयटा के लिए खेल चुका हूँ। सही। इस तरह अगर डिपार्टमेंट्स की बात करें, मैं पाकिस्तान कस्टम से, KRL से और PIA से उनकी नुमाइंदगी कर चुका हूँ मैचेस में। और जो क्रिकेट को जो समझते हैं वो जानते हैं कि जो फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट होती है, 4 डे क्रिकेट, वो मैं पाकिस्तान में 75 फ़र्स्ट क्लास मैचेस खेल चुका हूँ, जिसमें मैंने 270 विकेटें ली हैं, क्योंकि मैं एज ए फास्ट बॉलर, लेफ़्ट आर्म फास्ट बॉलर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुका हूँ। जिस तरह आपको मैंने बताया कि मैं साइड मैच खेला हूँ, मुझे ये भी मौका मिला कि मैं पाकिस्तान ए की नुमाइंदगी कर सकूँ, और उसमें मैंने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ लाहौर में 4 खिलाड़ियों को आउट किया। ठीक है। जिसमें बड़े ही नामी गिरामी प्लेयर थे जो इंग्लैंड की तरफ से खेल रहे थे। तो उनको मैंने आउट किया, और मेरा ख्याल है अगर मैं उन प्लेयर्स के नाम बताऊं जो मेरे साथ खेल रहे थे, वो तकरीबन ऑलमोस्ट सारे टेस्ट भी खेल चुके हैं पाकिस्तान की तरफ से, और कुछ खेल भी रहे हैं, जिसमें शुएब मलिक उस टीम के कप्तान थे, हसन रज़ा, फैसल इकबाल, सलमान बट, बाजिद खान, मोहम्मद रमज़ान, फजल अकबर, और उसमें मैंने भी उस मैच में नुमाइंदगी की। और वाहिद वो मैच था जिसमें मैं मैन ऑफ द मैच था अपनी टीम की तरफ से, और मैंने 4 खिलाड़ियों को आउट किया उसमें। प्रेज़ गॉड, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। खुदावंद आपको और बरकत दे। बड़ा अच्छा लगा आपसे सुनकर, और बेशक आप हमारी नज़रों से और आवाम की नज़रों से छुपे रहे, लेकिन आज मुझे अच्छा लग रहा है कि आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, और आपकी इतनी कामयाबियाँ सुनकर दिल खुश हो रहा है। खुदावंद आपको और इज़्ज़त दे। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान में मैंने जिस तरह मैंने बताया कि 75 फ़र्स्ट क्लास मैचेस खेले, तो मुझे ये भी मौका मिला कि मैं बैरून मुल्क जाके भी खेल सकूँ। तो मैं 9 सीज़न जो है मैं नॉर्थ लैंकाशायर से, और 2 सीज़न जो है मैं सेंट्रल लैंकाशायर से खेला हूँ, और फिर उसके बाद मुझे मौका मिला कि मैं न्यूजीलैंड में भी जाके एज ए ओवरसीज़ प्रोफेशनल खेल सकूँ। तो खुदावंद का शुक्र है कि क्रिकेट की वजह से
बहुत से ममालिक में खेलने का मौका मिला। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, खुदा बरकत दे। अच्छा, मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगा भाई स्टीवन के लाइफ थ्रू स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी काम करी 2010 से लेके और अभी भी 2020 में अभी 10 साल आपको हो गए हैं आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन को काम करते हुए, तो इसके मुतालिक बताएं कि ये ऑर्गेनाइजेशन बनाने का ख्याल किस तरह से आया, इसके पीछे पस पर्दा कहानी क्या है या क्या आपके अगराज़ व मकासद हैं और क्या आप चाहते हैं आगे और क्या कुछ करना चाह रहे हो, क्या कुछ आप गोल्स थे जो आप हासिल कर चुके हैं अब तक? ठीक है, ये मैं बताना चाहूँगा क्योंकि हर इंसान का अपना प्लान होता है ज़िंदगी में, लेकिन जो खुदावंद की मर्ज़ी आपकी लाइफ में होती है वो ही काम करती है और वो ही सामने रहती है। तो अगर मैं क्रिकेट की बात करूँ तो मैं जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि मेरे खून के अंदर स्पोर्ट्स थी और मैं पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता था क्रिकेट। सही। गो के मैं खेला भी, पाकिस्तान में फ़र्स्ट क्लास खेला, फिर मुझे मौके मिले कि बाहर खेलूँ, लेकिन एक मौका ऐसा आया पाकिस्तान में 2000 अगर मैं बात करूँ 7 की, ठीक है, तो मेरे हाल क्रिकेट सारे उस वक्त देखते थे और क्रिकेट की वजह से एक प्लेयर था जिसकी वजह से जो सिचुएशन बनी पाकिस्तान में, तो मैं भी उसके साथ खेल रहा था, तो मेरे साथ भी सेम वही जो ग्रुप था, वही सिचुएशन मुझे भी फेस करनी पड़ी। तो वहाँ पे एक टाइम था कि मैंने या तो अपने फेथ को सामने रखना है या मैंने अपनी क्रिकेट को सामने रखना है। सही। तो वो मौका था मेरी लाइफ में कि मुझे क्रिकेट को वहाँ पे स्टॉप करना था, लेकिन क्रिकेट के बगैर मेरा ख्याल है कि मेरी ज़िंदगी नामुकम्मल थी। सही सही। तो बड़ा ही मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन खुदा ने मेरे लिए एक और दरवाज़ा खोला। न्यूजीलैंड में जब मुझे पता चला कि वहाँ पे मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है तो मैंने वहाँ खेलने जाना है, तो मैं बड़ा खुश था कि चलो क्रिकेट मेरी कंटिन्यू रहेगी। लेकिन वहाँ पे खुदा का मकसद मुझे वहाँ पे लेके जाने का कुछ और था, जो मुझे कुछ सालों से समझ आया कि क्या प्लान था उसका। सही। जब मैं न्यूजीलैंड गया तो वहाँ की लाइफ बहुत ही खूबसूरत लाइफ, मैं और मेरी वाइफ दोनों वहाँ पे थे हम। मुझे क्लब ने बड़ा अच्छा घर दिया हुआ था, गाड़ी थी मेरे पास, मुझे हर मैच की फ़ीस मिलती थी। सही। और ड्यूरिंग द वीक हम हॉलीडे मनाते थे, तो बड़ी ही खूबसूरत लाइफ थी, कोई प्रेशर नहीं था। पाकिस्तान में रहते हुए जिस तरह जो मेरे पे प्रेशर थे, तो वहाँ पे मैं बड़ा एंजॉय कर रहा था क्रिकेट को, और हम प्लान कर रहे थे कि हम वहाँ पे सेटल क्यों ना हो। सही। तो लेकिन खुदा ने मुझे वहाँ पे दिखाया कि जो सिचुएशन से मैं निकल के आया हूँ, बाकी जो नौजवान हैं वो इस सिचुएशन में हैं। एक तो उनको अपनी स्किल की भी ज़रूरत है कि स्किल को भी डेवलप करें और अपने ईमान को भी मजबूत करें, और मैं उस सिचुएशन से गुजर चुका था। सही। तो खुदा ने मुझे क्लियरली वो विज़न दिखाया कि मैंने वापस जाना है और पाकिस्तान में मैंने इस खिदमत को कंटिन्यू करना है। तो मैं सारा टाइम ग्राउंड में खेलने वाला लड़का, मुझे नहीं थी समझ कि मैं कैसे खुदा के कलाम को शेयर करूंगा इनके साथ। तो मैं डिनाई कर रहा था कम्प्लीटली तौर पे कि मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन खुदा ने मुझे मूसा की स्टोरी मेरे सामने रखी कि वो तो सही तरीके से बात भी नहीं कर सकता था। तुम्हारे पास तो इतना खूबसूरत टूल है स्पोर्ट्स, तुम इसको इस्तेमाल करो। क्योंकि अगर दुनिया में देखें, चाहे बच्चा, नौजवान, मेल, फीमेल, वो स्पोर्ट्स की लैंग्वेज को समझता है। सही। अगर मैं बॉल यहाँ पे पकड़ के खड़ा हो जाऊँ तो जिसको मर्जी कैच करवाना सब शुरू हो जाएंगे। तो स्पोर्ट्स की लैंग्वेज सब समझते हैं। तो खुदा ने मुझे क्लियरली बताया कि इसके ज़रिए से तुमने मेरी खिदमत करनी है। सही। लेकिन मैं क्लियरली तौर पे डिनाई किया, लेकिन खुदा के आगे मैंने एक रिक्वेस्ट रखी, तो खुदा मतलब मैं वापस नहीं जाता। जो मुश्किलात हैं, जो चैलेंजेस हैं, मैं उसको नहीं देख सकता। क्योंकि अगर मैं फैमिली की बात भी करूँ तो मैं अपनी वाइफ के साथ था वहाँ पे। तो हम फैमिली के तौर पे हमारे जो ब्लेसिंग, बच्चों की ब्लेसिंग थी वो रुकी हुई थी 7 साल से। तो खुदा ने मुझे वहाँ पे भी सिखाया, और खुदा ने दिखाया कि मेरी लाइफ को चेंज किया और मेरी लाइफ को डिसिप्लिन किया, और खुदा के साथ मैं बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ, मैं और मेरी वाइफ। फिर लेकिन क्लियरली मैंने जब खुदा मुझे बार बार बता रहा था कि मैंने वापस जाना है इस विज़न के साथ, तो खुदा के आगे मैंने क्लियरली ये बात रखी, खुदावंद अगर तुम ये चीज़ मेरे लिए कर सकता है तो कोई चीज़ मुझे नहीं रोक सकती तेरी खिदमत के लिए। सही। तो मैं और मेरी वाइफ जब हम अपने स्पिरिचुअल लाइफ में डिसिप्लिन हुए और खुदा के आगे हमने लिस्ट बनाई, प्रेयर लिस्ट, कि ये टॉप ऑफ द लिस्ट हमारी ये प्रेयर है कि खुदावंदा आप हमें ब्लेस करो हमारे बच्चों से। और फिर उसके बाद और हमारी डिज़ायर थी कि ये भी पूरी हो, लेकिन जो सबसे टॉप थी वो ये थी, और खुदा के आगे मैंने रखी कि अगर ये मेरी फुलफ़िल होती है, सही। मैंने जो अप्लाई भी किया हुआ इमिग्रेशन का या अगर रहने का है, तो मैं इसको अभी ख़त्म करूँगा और मैं निकल जाऊँगा। मुझे पता होगा कि बाकी मेरे लिए जो क्लियर खुदा ने सोचा है वही बेहतर है। सही। और फ्यू मंथ में खुदा ने जब मेरी दुआ को ये सुना, तो मैंने और मेरी वाइफ ने ये फ़ैसला किया, हालांकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी था, उसको मैंने वहाँ पे ब्रेक किया। सही। और 2009 में हम दोनों, मैं और मेरी वाइफ वापस आए, और खुदा ने हमें अपनी खिदमत के लिए 2010 से मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल किया। ज़बरदस्त। और जब मैं सोच रहा था कि मैं इस खिदमत को कैसे करूँ, लेकिन खुदा ने पहले से ही लोगों को वहाँ पे तैयार किया हुआ था पाकिस्तान में। अगर मैं ये भी शेयर करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में ऑलरेडी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो हैं, जो खिदमत कर रही हैं, जो पहले से ही खड़ी थी और दुआ भी कर रही थी,
क्योंकि वो प्लेयर्स को देखते थे और गेम्स को देखते, उनको पता था कौन कौन सा क्रिश्चियन प्लेयर हमारा पाकिस्तान में है, उनके लिए वो दुआ कर रहे थे। सही। तो वो लोग पहले से ही तैयार थे और मैं भी उनका हिस्सा बना, और अब स्पोर्ट्स के ज़रिए से हम पूरे पाकिस्तान में ये खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। ज़बरदस्त, खुदा बरकत दे। अच्छा, तो मैं यहाँ पे ये जानना चाहूँगा कि आप ज़रूर स्टीवन भाई बताएं किस तरह से लोग आपसे रब्ता कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है काफ़ी नौजवान हैं जो आपको देख रहे हैं और यकीनन आपके तजुर्बात से फ़ायदा उठाना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, और कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन तो काम ही नौजवानों पे कर रही है और स्पोर्ट्स के ज़रिए से आप नौजवान नस्ल को खुदावंद के लिए जीत रहे हैं और उनको तैयार कर रहे हैं, और जो पहले से स्पोर्ट्स में है उनको मज़ीद पॉलिश कर रहे हैं और आगे लेके आ रहे हैं। तो किस तरह से नौजवान नस्ल आपसे नौजवानों के लिए कि हमारा उसमें है, वेबसाइट भी है लाइफ थ्रू स्पोर्ट्स के नाम से, lifethroughsports.org, और यूट्यूब चैनल है सेम इसी नाम से, लाइफ थ्रू स्पोर्ट्स के नाम से। लाइफ थ्रू स्पोर्ट्स का फेसबुक पेज भी है, और बाकी आप हमें डायरेक्टली रब्ता भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मकसद है कि नौजवानों को स्पोर्ट्स कैंप्स के ज़रिए से, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के ज़रिए से, और अभी मैं ये रिसेंटली इस प्रोग्राम की वजह से बताना, अभी हम रिसेंटली इस प्रोग्राम में हैं, हमारा एक स्पोर्ट्स मिशन स्कूल जो है वो चल रहा है पूरे पाकिस्तान में से। नौजवान, अभी सिचुएशन तो लॉकडाउन की है लेकिन हमने ऑनलाइन वो स्टार्ट किया है, क्योंकि नौजवानों को स्पिरिचुअली तो सेंटर तो स्पिरिचुअली तो है ही है, लेकिन उसके लिए उसके बाद नौजवानों को फिटनेस पे काम करना है। उनको ये पता होना चाहिए कि उन्होंने डाइट क्या लेनी है, बाकी और चीज़ें हैं जो मेंटल टफनेस के लिए, कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट उनके लिए चाहिए। तो हम अपने स्पोर्ट्स मिशन स्कूल में उन नौजवानों को बुलाया है जो प्लेयर जो अच्छे हाई लेवल पे खेल रहे हैं, तो उनको हम ये तैयार कर रहे हैं ताकि वो बेहतर तौर पे अच्छे एथलीट हों, स्किलफुल हों और अपने ईमान में भी मजबूत हों। तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं एनी टाइम, इस वेबसाइट पे जाएं, फेसबुक पे जाएं, यूट्यूब चैनल है, तो आप हमें डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सही, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे स्टीवन भाई पूछना चाहूँगा, देखिए कामयाबियाँ तो हर शख्स कोई भी किसी मकाम पे पहुँच जाए तो मुश्किलात तो साथ साथ ही हैं, ठीक है। जैसे आपने थोड़ा देर पहले भी थोड़ा जिक्र किया बाहर का, किस तरह से बाहर आप बड़े सुकून के साथ, फिर वहाँ से फिर आप इधर पाकिस्तान में आ गए। तो देखें ये इतना सफ़र जो है, मुश्किलात का सामना तो यकीन हर शख्स को करना पड़ता है, ठीक है। तो पूछना चाहूँगा कि कोई ऐसा लम्हा कि जब दिल न चाहो कि बस सब कुछ छोड़ दो, बस सब कुछ यहीं पे छोड़ो और बस कोई जॉब शुरू कर लो, गेम्स को छोड़ो, स्पोर्ट्स को छोड़ दो, कभी कोई ऐसा लम्हा भी आया, कोई ऐसी मुश्किलात का भी देखना पड़ी आपको ज़िंदगी के सफ़र में? जी बिल्कुल, स्पोर्ट्स की अगर बात करें, मेरा ख्याल है कि सबके साथ हम कोई सोने का नवाला लेके नहीं सब पैदा हुए। जी जी। अगर हम बात करें, अगर मैं पास्ट में जाऊं तो स्पोर्ट्स क्रिकेट तो मेरे ख्याल शुरू से ही बड़ी महंगी स्पोर्ट्स रही है। जी जी। तो बड़ा ही मुश्किल था। मुझे याद है कि कई दफ़ा तो किराया भी नहीं था होता, लेकिन जुनून इतना था कि बैग अपना पकड़ के तो पता नहीं कितने कितने किलोमीटर जॉब करते हुए ग्राउंड में जाना। जी जी। ये सोच के जाना कि जो टारगेट रखा है उसको अचीव करना ही करना है। तो चैलेंजेस बड़े हैं। कई दफ़ा शूज़, मुझे याद है फर्स्ट टाइम, आपको पता है क्रिकेट के जो स्पेशल शूज़ होते हैं बॉलिंग के लिए, जी जी, बड़े महंगे होते हैं। तो मेरा जब नाम फर्स्ट क्लास की टीम में नाम आया तो मुझे तो पता नहीं था कि मैंने अब टीम में नाम आ गया, मुझे शूज़ भी स्पेशल इसके लिए चाहिए। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे, क्योंकि वो पहले से खेल रहा था, उसने मुझे पूछा कि यार आपके पास शूज़ हैं, सुबह आपने ट्रैवल करना है, पेशावर जाना है, तो क्या करोगे, आपके पास तो शूज़ नहीं है। तो मैंने उससे पूछा नहीं मेरे पास ये वाले हैं। वो कह रहे नहीं, ये शूज़ जो है ना ये बॉलिंग के लिए आपके लिए नहीं है। सही। तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि अब रात भी हो गई है, सुबह मैंने ट्रैवल करना और इतने पैसे भी नहीं हैं, क्या करेंगे। तो लेकिन वो दोस्त ने मेरी हेल्प की, उसके पास स्पेयर बूट थे, उसने कहा कि यार ये शूज़ हैं तो आप कम से कम ये मैच तो खेल के आओ। सही। तो मेरे ख्याल वो मेरे लिए बड़ी यादगार चीज़ है। मुझे अभी भी वो दोस्त याद है और मुझे वो शूज़ भी याद है। सही। क्योंकि मेरा फर्स्ट क्लास का पहला मैच था और वो मैंने वो शूज़ पहन के खेला। ठीक है। उसमें मैंने आउट भी किए। ज़बरदस्त। तो ये चैलेंजेस तो आते हैं, लेकिन चैलेंजेस को अगर हम देख के अपने टारगेट को छोड़ दें तो मेरा नहीं ख्याल कि वो सही नहीं है। जो आपने टारगेट सोच लिया है, चाहे कुछ भी हो, चैलेंजेस आए, आपने स्ट्रॉन्ग रहना है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, खुदा बरकत है। बड़ा अच्छा है जी, कलाम में लिखा ऐसा दोस्त भी है जो भाई से बढ़कर है। तो बेशक आपके दोस्त ने बड़ी आपकी सपोर्ट की, और कलाम में लिखा है कोशिश में सुस्ती ना करें। जब कोशिश करते रहते हैं आप तो खुदावंद मुश्किलों को आसान करता जाता है, वो आपके लिए रस्तों को हमवार करता जाता है और बंद दरवाजे जो वो खुलते जाते हैं। तो मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ताल्लुक से जानना चाहूँगा कि जिस तरह आपने बताया कि उस वक्त थोड़ा मुश्किल का सामना रहा, मतलब शूज़ नहीं थे, ज़ाहिर बात है हर कोई शख्स नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे नौजवानों की कोई सपोर्ट करती है जो मतलब स्पोर्ट्स में तो आने की ख्वाहिश रखते हैं या आ चुके हैं, लेकिन अब उनके पास वसाइल इतने नहीं हैं कि वो आगे तरक्की कर सकें, मामलात घर के कुछ ऐसे हैं, तो उसके ताल्लुक से थोड़ा सा बताइएगा। हाँ जी भाई साहब, जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि स्पोर्ट्स आजकल कोई भी जो है ना वो
सस्ती नहीं है। हाँ जी। स्पोर्ट्स अगर आप कोई भी फुटबॉल भी खेल रहे हैं तो आपको उसके लिए स्पेशल किट चाहिए। सही। अगर टेनिस रैकेट इतने महंगे हैं तो यकीनन हम लाइफ थ्रू स्पोर्ट्स, सिर्फ मैंने कहा कि स्पिरिचुअली काम नहीं करती, वो हर तरह से जो है ना सपोर्ट करती है। तो हम प्लेयरों को इनकरेज करेंगे जो कोई भी स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं या खेल रहे हैं या इस लेवल पे हैं कि उनको अगर हेल्प चाहिए तो हम अवेलेबल हैं। स्किल के हवाले से, स्पिरिचुअली अगर आप चाहते हैं या फाइनेंशियली भी आपको सपोर्ट चाहिए तो हम ऑलवेज़ आपके सामने हैं। और मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम के हवाले से, जिस तरह प्रोग्राम का बड़ा ही खूबसूरत नाम है कारवाने हमआहंगी, तो मेरा ख्याल है कि ये हमारे लिए बड़ा ही मैसेज ज़बरदस्त जाता है कि अगर यहाँ पे हम चर्च भी यूनाइटेड हों और अपने नौजवानों को देखें जो स्पोर्ट्स में आगे जाना चाह रहे हैं। यकीनन बाकी तरह से तो हम सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, लेकिन मैं बात कर रहा था कुछ दिन पहले कि अगर हम अपनी शनाख्त चाहते हैं तो मेरा ख्याल चर्चिज़ को साथ खड़े होने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर स्पोर्ट्स में एक प्लेयर अगर हम निकालते हैं, तैयार करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि पूरा पाकिस्तान या पूरी दुनिया उसको जानती है, उसके नाम को। अगर हम शाहिद अफरीदी की बात करें तो मेरा ख्याल हर घर में टीवी में उसको देखा जाता है, चाहे वो कोई भी है। अगर नॉर्मल से लेके हाई लोग जो हैं, अगर वज़ीर आज़म तक इवन के वो उसको देखते हैं। तो इसलिए अगर प्लेयर्स पे इन्वेस्ट किया जाए तो अगर चर्च साथ खड़े हों तो मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। तो ये नौजवानों के लिए भी सपोर्ट होगी और चर्च की भी आपस में यूनिटी नज़र आएगी। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि हर चर्च की एक क्रिकेट टीम होनी चाहिए। बिल्कुल, एग्जैक्टली। क्रिकेट के अलावा और बड़ी स्पोर्ट्स हैं। क्रिकेट तो चलो मेरी अपनी गेम है जो जिसमें मैं सामने आया हूँ, लेकिन और स्पोर्ट्स को अगर देखा जाए तो नौजवान बाकी स्पोर्ट्स को भी खेलना पसंद करते हैं। तो चर्च को चाहिए, अगर जिस तरह हमारा क्वायर है, म्यूजिक पे काम करते हैं, तो स्पोर्ट्स पे भी काम करना चाहिए। यहाँ पे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, अगर हम अमेरिकन को देखें, ब्लैक अमेरिकन को, सॉरी मैं वर्ड ये यूज़ कर रहा हूँ, उन्होंने अपनी शनाख्त बनाई है वहाँ पे। तो हम पाकिस्तान में अपनी शनाख्त स्पोर्ट्स के ज़रिए से बना सकते हैं अगर चर्च साथ खड़े होते हैं। अब आप अमेरिका में देख लें, हर स्पोर्ट्स में आपको वो नज़र आएंगे अफ्रीकन, क्योंकि वो उनको पता है कि कैसे शनाख्त हमने बनानी। तो मेरा ख्याल है हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है, जिसको हम पॉजिटिव ले सकते हैं एज ए चर्च, एज ए कम्युनिटी, कि अगर हमने अपनी शनाख्त बनाई तो स्पोर्ट्स में अपनी शनाख्त बना सकते हैं। ज़बरदस्त। और बेशक भाई स्टीफन, बाइबल में गेम्स का जिक्र भी है, खेलों का जिक्र है, दौड़ का जिक्र है, दौड़ में ऐसे दौड़ो के जीतो। और बाइबल में और भी काफ़ी बाइबल मुक़द्दस में आयात हैं जो हमें गेम्स के ताल्लुक से बताती हैं। तो गेम्स की अहमियत को हम इस तरह से भी जान सकते हैं, बाइबल को पढ़ के भी हम समझ सकते हैं। और उसमें मेरा ख्याल नौजवानों के लिए कि डिसिप्लिन, स्पोर्ट्स मैंने अपनी अगर ज़िंदगी में देखा है तो डिसिप्लिन देखा है। मुझे पता होता था कि मैंने सुबह इतने बजे उठ के ट्रेनिंग पे जाना है, जी, इतनी मैंने रेस्ट करनी है, ठीक है, ये मेरा टाइम जो है, मैंने जिम जाना है, ठीक है, ये टाइम है मैंने नेक्स्ट सेशन करना है। तो मैं इस वजह से डिसिप्लिन भी, मेरी लाइफ जो है डिसिप्लिन है स्पोर्ट्स की वजह से। और स्पोर्ट्स आपको मेंटली भी जो है वो हेल्दी रखती है, फिजिकली तो रखती है, मेंटली भी रखती है। और स्पोर्ट्स जिस तरह आपके प्रोग्राम के हवाले से, जिस तरह वो लोगों को चाह रहे हैं, चर्चिस को चाह रहे हैं कि यूनाइटेड हों, तो स्पोर्ट्स भी ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि रंगो नस्ल, किसी मज़हब को, किसी फ़िरके को, मेरा हाल वहाँ पे जब ग्राउंड में चला तो मुझे नहीं पता होता कि ये कौन है, कहाँ से है, किस फैमिली से है, किस मज़हब से है। मुझे सिर्फ ये होता है कि मैंने आउट करना है, या उसने गोल करना है, या मैंने भागना है, दौड़ना है, मैंने जीतना है। तो सिर्फ ये स्पोर्ट्स मेरा ख्याल हर तरह से बेहतरीन है। आमीन। और जब खेलते हैं तो आपके लिए सबसे पहले पाकिस्तान exactly, बिल्कुल। और खुदावंद जब साथ है तो फिर खुदावंद सरबुलंद करता है, वो सरफराज करता है। आमीन, गॉड ब्लेस। अच्छा स्टीफन भाई, मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है तो उसकी एक्टिविटीज़ के ताल्लुक से बताएं, किस तरह से मतलब आप काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आप यूथ में खेलों के ज़रिए से सारा कुछ हो रहा है, जब बाइबल मुक़द्दस को आप सामने रखते हैं तो बाइबल मुक़द्दस और स्पोर्ट्स से दोनों एक साथ किस तरह से आप बयान करते हैं, थोड़ा इसके ताल्लुक से ज़रा। ठीक है जी। अगर हम बात करें तो हमारे पास लीडर्स के लिए, जो चर्च लीडर हैं, ऑर्गेनाइजेशन लीडर हैं, उनके लिए भी ट्रेनिंग्स हैं, डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग्स हैं हमारे पास, जिसको हम स्पोर्ट्स लीडरशिप ट्रेनिंग का नाम देते हैं। उसमें हम उनको यही बताते हैं कि स्पोर्ट्स को इकट्ठा हम बाइबल कैसे टीच कर सकते हैं। और ये बड़ा ही ज़बरदस्त टूल है और बड़ा ही स्पेशली प्लेयर्स के लिए तो बहुत है समझने के लिए, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि हम अपने लीडर्स को ट्रेन करें कि वो स्पोर्ट्स को कैसे बाइबल के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये 3 से 4 दिन की ट्रेनिंग्स हैं और ये डिफरेंट 3 तरह की मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स हैं जिनको हम मुख्तलिफ चर्चिस के साथ अप्लाई करते हैं और उन लीडर्स को सिखाते हैं। सही। और बाकी नौजवानों के हवाले से हमारे पास स्पोर्ट्स कैंप्स हैं, जिसमें 1 डे कैंप भी है, 1 दिन का कैंप है, जहाँ पे हम किसी शहर में जाते हैं,
तो वहाँ पे हम चर्च के साथ मिल के नौजवानों के साथ पूरा दिन गुजारते हैं, उनके साथ खेलते हैं, फ़न करते हैं, एक्टिविटी करते हैं और पाक कलाम में से उनको सिखाते हैं। और उसके बाद दूसरा हमारा कैंप है जो 3 से 4 दिन का कैंप होता है, जिस तरह मुख्तलिफ़ शहरों से हम नौजवानों को इकट्ठा करते हैं, एक ही वेन्यू पे उनके साथ 3 से 4 दिन गुजारते हैं। सही। और पाक कलाम में से हम उनके साथ शेयर करते हैं और मुख्तलिफ हमने औकात रखे होते हैं, किस टाइम हमने इकट्ठे खेलना है, ठीक है, किस तरह हमने पाक कलाम में से सीखना है। तो ये है हमारे पास। और आउटरीच के हवाले से अगर हम बात करें, सही, तो आउटरीचेस हमारी ये है कि स्पोर्ट्स टूर्नामेंट हैं, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के जिस तरह क्रिकेट टूर्नामेंट है, फुटबॉल टूर्नामेंट है, बास्केटबॉल है, या डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं, सही, उसके ज़रिए से हम नौजवानों को रीच करते हैं। तो वो हम इस तरह होता है कि हम मुख्तलिफ शहरों में जाके इनका इनकाद करते हैं और ये आउटरीच है हमारे प्रोग्राम है। ज़बरदस्त। उसमें अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों के लिए भी हमारे पास है, उसको किड्स गेम का नाम दिया जाता है। तो वो 1 डे इवेंट होता है, तो वो किसी भी शहर में जाके उस चर्च के साथ मिल के, बल्कि एक नहीं बहुत सारे चर्चेज़ को हम इकट्ठा करके एक ही प्लेटफॉर्म पे उनको सब इकट्ठे बैठ के, और बच्चे भी उसमें फ़न करते हैं, इंजॉय करते हैं, सीखते हैं और पाक कलाम को भी सीखते हैं। तो इस तरीके से हम लीडर्स को भी ट्रेन करते हैं स्पोर्ट्स के हवाले से, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग्स हैं, और स्पोर्ट्स के हवाले से हम आउटरीच करते हैं और डिसाइपल भी करते हैं उनको। ज़बरदस्त, बहुत काफ़ी ज़्यादा आपकी खिदमत, खुदा आपको बरकत दे, बहुत अच्छा लगा जी। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है भाई स्टीवन के साथ। तो भाई स्टीवन, मैं आखिर में चाहूँगा कि प्रोग्राम के आखिर में आप नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा पैगाम नौजवानों के लिए यही है कि अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूं, अगर मैं अपनी बात करूं, तो मैं यकीनन एक टाइम आया था कि मेरी स्पोर्ट्स, मुझे पता था कि ये स्पोर्ट्स ख़त्म होनी है। तो मैं अगर पाक कलाम की आयत यहाँ पे शेयर करूं, अगर 37 ज़बूर 37 और उसकी 4थी आयत है कि खुदावन में मसरूर रहे तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। और मैं अपनी ज़िंदगी में भी ये देख सकता हूँ कि वाकई जब आप खुदावन में मसरूर रहते हैं तो वो आपकी सोच से भी बढ़ के करता है। और अगर इससे ऊपर वाली आयत देखिए, 3री आयत, तो उसमें इसमें फरमाया जाता है कि अगर अपने मुल्क में आप आबाद रहो, ठीक है, बेशक हम अपने अब्रॉड जाते हैं, वहाँ पढ़ते हैं, चीज़ें सीखते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर हम अपने पाकिस्तान में मुल्क में वापस आके उस चीज़ को अप्लाई करते हैं तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल होती है। तो मैंने भी अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया है कि अगर हम खुदावन में मसरूर रहें और अपने मुल्क में क़याम करें तो वो आपको सरफराज भी करता है और हर तरह से ब्लेस भी करता है। तो मेरा ख्याल नौजवानों के लिए मैसेज है कि सबसे अव्वल दर्जा जो है वो खुदावन यसुम मसीह को दें, अपनी ज़िंदगियों में इसको कबूल करें, तो आप कामयाब भी होंगे और आप ब्लेस भी होंगे, हर तरह से आपको ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी। थैंक यू। आमीन, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू स्टीवन भाई इस बाबरकत मैसेज के लिए। खुदावंद आपके साथ और खुदावंद आपको और इज़्ज़त दे। खुदावंद के लोगों, मुझे उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम से आपने बहुत बरकत पाई है, और भाई स्टीवन जान को खुदावंद और बरकत दे, इनकी फैमिली को खुदा बरकत दे, और अपने जलाल के लिए खुदावंद यूं ही बकसत इस्तेमाल करता रहे। खुदावंद के लोगों, बाइबल मुकद्दस से पढ़ते हैं तो रोमियो 12:11 आयत में लिखा है कि कोशिश में सुस्ती ना करो। तो आज मैं देखता हूँ नौजवान नस्ल के ताल्लुक से कि एक बात जो नौजवान नस्ल को जिसका सामना करना पड़ता है वो ये है कि तुम नहीं कर सकते। एक ही बात रिपीट की जाती है जिसकी वजह से नौजवान नस्ल जो है ये डिसहार्ट हो जाती है, और फिर जो कोशिश वो कर रहे होते हैं वो भी करना छोड़ देते हैं, और उनकी नाकामी की बड़ी वजह यही है, सुनना यही पड़ता है, तुम नहीं कर सकते। तो नौजवान नस्ल के लिए आज ये मैसेज देना चाहता हूँ। रोमियो 12:11 में लिखा है, कोशिश में सुस्ती ना करो, कोशिश करें, आगे बढ़े, आप कर सकते हैं, आप तरक्की कर सकते हैं। जिस तरह भाई स्टीवन जान आगे बढ़े, तरक्की की, आप आगे बढ़ सकते हैं, आप तरक्की कर सकते हैं खुदावंद के लोगों, और कोशिश में सुस्ती ना करें। 3 मेंढक थे, एक मेंढक फुदकता हुआ वो कुएं के पास पहुंचा और वो गिर गया। जो पीछे थे उनमें से एक पास आया बचाने के लिए, वो भी गिर गया। तीसरा आया, वो भी उसी में गिर गया। अब वो तीनों जो है वो छलांगे लगा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। जब इर्द गिर्द बाकी मेंढकों को पता चला, वो भी उस कुएं के इर्द गिर्द जमा हो गए, लेकिन पास कोई नहीं आ रहा था, डर के मारे कि हम भी कुएं के अंदर गिर ना जाए। लेकिन वो ऊपर से देख रहे थे कि हाँ, ये जो नीचे हैं ये छलांगे लगा रहे हैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि काफ़ी कोशिश के बाद मेंढक बाहर नहीं आए, तो बाहर मेंढकों ने, पहले तो वो कह रहे थे निकलो, लेकिन जब देखा कि नहीं निकल पा रहे तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि तुम नहीं निकल सकते, तुम नहीं निकल सकते, अब तक कोई निकल ही नहीं सका इस कुएं से, तुम मर जाओगे। आखिर ये वो कहते रहे जो बाहर मेंढक थे, तो जो अंदर मेंढक थे उनमें से जो 2 थे वो ज़ोर ज़ोर से छलांगे लगाते लगाते आखिर वो मध्यम पड़ गए, आस्था पड़ गए, और करते करते वो एकदम से ढीले पड़ गए और फिर वो गिर गए।
और फिर थोड़ी देर बाद देखा तो वो दोनों मेंढक जो थे वो हिम्मत छोड़ गए, और फिर थोड़ी देर बाद में मजीद देखा तो वो मर गए। लेकिन एक मेंढक था जो मसलसल, जो तीसरा रह गया, वो मसलसल छलांगे लगाता जा रहा है। और बाहर के मेंढक कह रहे हैं तुम नहीं निकल सकते, जिस तरह ये छलांगे लगाते लगाते आखिर को गिर गए, मर गए, नहीं निकल सकते, तुम भी नहीं निकल सकते। पर तीसरे मेंढक ने किसी की नहीं सुनी, वो कोशिश करता रहा और आखिर वो छलांगे लगाता रहा और आखिर कोशिश करके वो कुएं से बाहर आ गया। तो खुदा उनके लोगों, वो जितने मेंढक थे ना, वो भागते उसके पास है, वो कहते हैं कि तुम कैसे बाहर निकल आए, ये किस तरह से हुआ? तो उसने कहा है, क्या कहा तुमने? तो सबको पता चला कि ये तो बहरा था, तो इसने तो किसी की सुनी ही नहीं, तो इसीलिए ये कोशिश करता रहा। आज भी वो लोग कभी तरक्की नहीं कर पाते जो दूसरों की सुनते रहते हैं कि तुम नहीं कर सकते, तुम कामयाब नहीं हो सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते। खुदावंद के लोगों, जो दूसरों की ये बातें सुनते हैं और दिल छोड़ देते हैं, वो तरक्की नहीं कर सकते। लेकिन खुदावंद के लोगों जो कोशिश करते रहते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, वो तरक्की करते हैं, वो जिंदगी में मंजिलों को तय कर लेते हैं। और याद रखिएगा, मेहनत करने वाले की हार नहीं होती, नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है और मेहनत करने वाले को सिला जरूर मिलता है। टीचर कहते थे तुम कर सकते हो, और वो किसी का यकीन हमारा यकीन बन गया और आज हम कामयाब हो गए। सो मेहनत करना है, आगे बढ़ना है, और याद रखिएगा शक आपको खराब करता है। कभी शक ना करें, मेहनत करें, आगे बढ़े, कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाएगी। गॉड ब्लेस यू ऑल, अपना ख्याल रखिएगा और प्रोग्राम को देखते रहें, बरकत पाते रहें। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक मैं आपका होस्ट पास्टर शकील अनवर, रीजनल कोऑर्डिनेटर जाहिद अनवर, कैमरामैन नथानियल मुगल के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। कीप वॉचिंग आइज़िक टीवी। Thank you.